बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन पर। हम एक बार फिर आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। हमारी जो सीरीज चल रही थी क्लास 12th NCERT बायोलॉजी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे हमने रिप्रोडक्शन के बेसिक्स को देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, उसके बाद में हमने गैमेटोजेनेसिस देखा, फिर हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देखा। उससे आगे का वीडियो है ये। इट मीन्स जो एनसीईआरटी में चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसी के अनुसार इस चैनल पर आपको वीडियोस मिल रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की जा रही है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो कवर किया जा रहा है। इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, स्पेशली बायोलॉजी की वीडियो देखने के बाद, आपको कहीं भी और घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस एक्स्ट्रा बाइट्स जो भी हैं वो भी कवर होते हैं। साथ ही साथ हम हर टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जो PYQs होते हैं वो भी सॉल्व करते हैं, ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पर्ट्यूरिएशन एंड लैक्टेशन, अर्थात सहगर्भता, भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध स्त्रवण। आज इस पर हमारा वीडियो रहने वाला है। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा। हम टॉपिक को इन डिटेल समझेंगे। जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखेंगे। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में सहगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन कहा जाता है। सहगर्भता, प्रेगनेंसी। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी क्या है? तो प्रेगनेंसी के बारे में देखो, प्रेगनेंसी इज द पीरियड of development from implantation to childbirth। मतलब परिवर्धन की वो अवधि, कौन सी अवधि? जो इम्प्लांटेशन से लेकर, अंतररोपण से लेकर चाइल्ड बर्थ यानी शिशु के जन्म या प्रसव तक की जो अवधि है उसको सहगर्भता या प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू चाइल्ड बर्थ। अब हम आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे भ्रूणीय परिवर्धन कहा जाता है, उस पर। भ्रूणीय परिवर्धन क्या है? भ्रूणीय परिवर्धन है सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ द embryo into a fully developed fetus within the uterus। तो सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू ए फुल्ली डेवलप्ड फीटस विद इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो भ्रूण है उसकी जो सिस्टमैटिक ग्रोथ है, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो भ्रूण माता के गर्भ में पल रहा है उसका चरण दर चरण किस तरह से उसका परिवर्धन हो रहा है, वही है भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, अब हम बात करें तो ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है।
इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लिया गया है, आपको क्लियर दिख रहा है। ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस कैविटी, ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये एम्ब्रियो कनेक्टेड है प्लेसेंटा के थ्रू, ये प्लेसेंटल विलाई, ये प्लेसेंटल विलाई है, ठीक है। ये प्लेसेंटा के आगे का भाग एम्बेलिकल कॉर्ड है, ये एम्बेलिकल कॉर्ड है, ठीक है। इस प्लेसेंटा और एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग या एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये सब मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट इससे लिया जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इसके बारे में, प्लेसेंटा के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपरा पर, प्लेसेंटा। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा क्या है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर like projections called chorionic villi appear on the trophoblast, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास आपके याद होगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है मतलब भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हिंदी में पोषकोरक कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं पोषकोरक। हिंदी में क्या कहते हैं, पोषकोरक। तो भ्रूण का जब अंतरोपण हो जाता है उसके पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसे प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस उभरते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जरायु अंकुरक। इन्हें क्या कहते हैं, जरायु अंकुरक कहते हैं, ठीक है। देन दीज villi along with uterine tissue become interdigited। ये टर्म एनसीईआरटी ने यूज करी है, इंटरडिजिटेड टर्म है, इंटर डिजिटेड, जिसे हिंदी में कहा है अंतरागुली युक्त। अंतरागुली युक्त मतलब these villi along with uterine tissue become interdigited to form the placenta, ठीक है। मतलब ये जो जरायु अंकुरक हैं, ये जरायु अंकुरक और गर्भाशयी उत्तक एक दूसरे के साथ गुली युक्त होकर अपरा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जरायु अंकुरक और गर्भाशयी उत्तक एक दूसरे के साथ अंतरागुली युक्त होकर अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या है, प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit between the mother and the
फीटस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको आप, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार आपको क्वेश्चंस के जरिए भी दिखाता हूं ये चीज। आप देखते हो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन उठकर आ जाती है स्टेटमेंट वाइज, तो आपको इसको ध्यान रखना है। प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। प्लेसेंटा एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। किनके मध्य होता है? बिटवीन द मदर एंड द फीटस। माता और भ्रूण के मध्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। अभी इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आई बात? तो प्लेसेंटा के लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से है, ठीक है? आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शन यानी प्लेसेंटा अपरा के कार्य, ठीक है? तो सबसे पहला कार्य है अपरा का ट्रांसपोर्ट। पहला कार्य है ट्रांसपोर्ट। पहला कार्य है ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, ध्यान देना। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। मतलब माता से न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको मिलता है। साथ ही साथ एम्ब्रियो से कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही माता को मिलते हैं। तो इट सप्लाईज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, oxygen and nutrients to the embryo, and removes carbon dioxide and waste products। वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की तो सप्लाई मिलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करता है, ठीक है ना? तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट। सेकंड फंक्शन पर आते हैं, विच इज कनेक्शन। कनेक्शन सेकंड फंक्शन है कनेक्शन। कनेक्शन, द umbilical cord connects the placenta to the embryo to facilitate this ट्रांसपोर्ट। मतलब एम्बेलिकल कोड जो है, जिसे हिंदी में गर्भनाल या नाभि रज्जु कहा जाता है, इसको अगर हिंदी में देखें एम्बेलिकल कोड को हम, तो इसे गर्भनाल, यहां लिख देता हूं मैं, या नाभि रज्जु कहा जाता है। ये एम्बेलिकल कोड क्या करती है? प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से जोड़ती है। मीन्स आप डायग्राम में अगर देखोगे तो ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा का पार्ट है, ये पार्ट प्लेसेंटा का है, ये एम्बेलिकल कोड है, ये एम्बेलिकल कोड है जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है? तो ये कनेक्शन का काम करती है, ठीक है? तो ये दूसरा इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखें एंडोक्राइन एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है
एंडोक्राइन एक्टिविटी, एंडोक्राइन एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो प्लेसेंटा है वो एज ए एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करता है और कुछ हार्मोन रिलीज करता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द प्लेसेंटा acts as an endocrine tissue producing several hormones। मतलब प्लेसेंटा जो है वो किस तरह काम करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, ठीक है। एंडोक्राइन टिश्यू की तरह कार्य करता है और ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैं आगे आ रहा हूं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप देख लो। चलो, अपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब हार्मोन कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं, चलो। तो हार्मोन है लाइक HCG, हार्मोन लाइक HCG। HCG मीन्स ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट आता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर आता है एस्ट्रोजन, देन आता है एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस आते हैं। ये कुछ हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होते हैं और इसी वजह से प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करती है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह ट्रीट करती है। ध्यान रखना, ये कुछ हार्मोन है HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस, ये हार्मोन है। हालांकि एनसीईआरटी में इनके फंक्शन यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, बट हमें इनको जानना जरूरी है, तो मैं आपको इन रब बता दूं। HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो इसके फंक्शन की अगर बात करें तो HCG सपोर्ट्स कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है जिससे विच मेंटेन्स यूटेराइन लाइनिंग बाय कार्पस ल्यूटियम विच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जिससे जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन को रोकता है कि मेंस्ट्रुएशन ना आए ताकि प्रेगनेंसी में हेल्प हो, ठीक है। देन नरिशिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, एम्ब्रियो को नरिश करता है, ठीक है, ये इसके फंक्शन है। देन बात करें HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसके फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रेंट सप्लाई करता है फीटस को, फीटस को न्यूट्रेंट सप्लाई करता है। देन फीटल ग्रोथ रेगुलेट करता है। देन मैटरनल मेटाबॉलिक चेंजेस को मेंटेन करता है। जो मैटरनल बॉडी है उसमें जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं लाइक ग्लूकोज के डाइजेशन, इन सब में हेल्प करता है। एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट करता है।
मेमोरी ग्लैंड में के डेवलपमेंट में हेल्प करता है HPL, HCG HPL, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के फंक्शन को हम देखें, एस्ट्रोजन आपको पता है प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। फंक्शन की बात करें तो डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डेवलप करता है, लाइक ब्रेस्ट्स, प्यूबिक हेयर, इन सबको डेवलप करता है। मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है। रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रोजेस्टोजन, प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टेरॉन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है इस पीपीटी में, आप देख सकते हो। प्रोजेस्टोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, हार्मोन का ग्रुप है, उसमें नेचुरल हार्मोन भी है एंड सिंथेटिक हार्मोन भी है, ध्यान देना, ठीक है। समझ में आई बात? प्रोजेस्टोजन से ग्रुप है, ध्यान देना, समझ में आई बात। प्रोजेस्टेरॉन इसी ग्रुप का पार्ट है दैट मिमिक प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को मिमिक करता है। फंक्शन की बात करें तो प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। देन प्रोजेस्टेरॉन इज ए नेचुरल प्रोजेस्टोजन, ये चीज भी मैंने स्टार लगा के मेंशन की है यहाँ पर आपके लिए कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो अपने आप में एक नेचुरल प्रोजेस्टोजन होता है, ठीक है। ये चारों हार्मोन के फंक्शन है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये नहीं दे रखे हैं, बट हमें इनको एक बार जरूर देख के जाना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता दूं, वी पाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर हर वीडियो के जस्ट नीचे उसकी क्लास की जो इंटरेक्टिव क्लासेज होती हैं उनका पीडीएफ जस्ट नीचे मिलता है। तो आप वी पाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब आते हैं हार्मोन से आगे। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन कर रही है, ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन, इन द लेटर फेज, in the later phase of pregnancy, later phase of pregnancy, a hormone, important लाइन है, ध्यान देना, a hormone called, important लाइनों में से है, एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज वहीं उठाई जाती है जहां पर इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर रिलैक्सिन हार्मोन की बात होगी। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, रिलैक्सिन मैं अंडरलाइन कर देता हूं इस हार्मोन को, इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी, ध्यान देना, ओवरी को भी अंडरलाइन करूंगा एंड सीक्रेटेड बाय को भी अंडरलाइन करूंगा। अगले हार्मोन की बात हुई है, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद की जो फेजेज हैं उनमें एक हार्मोन रिलैक्सिन और रिलीज होता है। यहां पर रिलीज करता कौन है? ओवरी करता है। सीक्रेट कौन करता है? ओवरी सीक्रेट करता है। अगली भी एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना, HCG HPL एंड रिलैक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनों में से है ये, स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है, या नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। HCG HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली, ओनली को अंडरलाइन करूंगा, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ये हार्मोन HCG HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन एक वुमन में कब प्रोड्यूस होंगे? जब प्रेगनेंसी होगी तभी प्रोड्यूस होंगे। ओनली टर्म यूज की है एनसीईआरटी ने, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, समझ में आई बात। नेक्स्ट एनसीईआरटी फिर क्या कह रही है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ
other hormones, levels of other hormones like estrogens, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are also increased, इनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। कौन कौन से? एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टोजेंस हो गए ग्रुप, कार्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, इन हॉर्मोन्स के लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं, विच इज essential for supporting the fetal growth, मतलब ये किसके लिए इसेंशियल है? ये इसेंशियल है, फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ध्यान देना, ये क्या करते हैं? फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं जर्म लेयर फॉर्मेशन पर। इस पर आते हैं जर्म लेयर फॉर्मेशन। जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो चलते हैं इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद। इम्प्लांटेशन, अब ध्यान देना, द इनर सेल मास, ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट में जब हम पीछे पढ़ रहे थे इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट, तो वहां पर भी ये डिस्कस हुआ था। इससे रिलेटेड PYQ भी हमारे डिस्कस हुआ था। तो इनर सेल मास, जो इनर सेल मास होता है, डिफरेंशिएट्स इनटू द, डिफरेंशिएट होता है कौन? इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है किस किस में? ध्यान देना, एक्टोडर्म में, मीजोडर्म में एंड एंडोडर्म में। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है ना? ध्यान देना इस बात का। समझ में आई बात? एक्टोडर्म जो क्या है आपको पता ही है, आउटर लेयर। एक्टोडर्म इज आउटर लेयर, देन एंडोडर्म इज इनर लेयर। पहले ये दोनों लेयर फॉर्म होती है, मीजोडर्म इनके बीच में फॉर्म होता है, ठीक है ना? समझ में आई बात? यहां पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ए मीजोडर्म soon appears between the ectoderm and endoderm, ठीक है? एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, मीजोडर्म जो है वो इन दोनों के बीच में फॉर्म होती है बाद में, ठीक है? तो उसके लिए मेंशन किया एनसीईआरटी ने, ए मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है? इसके ऑर्डर को ध्यान रखना, बाहर से वैसे तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं। एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म, देन एंडोडर्म। ऑर्डर ये है, ठीक है? ये ऑर्डर है। समझ में आई बात? अब हम देखें ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर क्या करेंगी? जो एडल्ट फॉर्म होगा उससे, उसके जो जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो इन लेयर से ही फॉर्म होने,
ठीक है ना, मतलब these 3 layers give rise to all adult tissues and organs. टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एनसीईआरटी ने कौन कौन से लेयर से कौन कौन से टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्म होते हैं वो मेंशन नहीं किया है, बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे एक्टोडर्म की बात करोगे, एक्टोडर्म की बात करेंगे हम तो आउटर स्किन फॉर्म होती है, ठीक है, हेयर फॉर्म होते हैं, आउटर स्किन एक्टोडर्म से फॉर्म होती है, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है, नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है इससे, ठीक है, सेंस ऑर्गन लाइक आईज, ईयर्स, ये सेंस ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड स्वेट ग्लैंड फॉर्म होती हैं, ठीक है ना, ये कुछ ग्लैंड्स फॉर्म होती है, और इनेमल ऑफ टीथ फॉर्म होता है, इनेमल ऑफ टीथ, ये सब एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। मीजोडर्म की बात करोगे, मिडल लेयर, तो इससे हम देखें मसल्स फॉर्म होती हैं, मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल हो गई आपकी, स्मूथ मसल हो गई, कार्डियक मसल हो गई, मतलब इसमें स्केलेटल स्केलेटल मसल आ गई आपकी, स्मूथ मसल आ गई एंड कार्डियक मसल आ गई, ये सब मीजोडर्म से फॉर्म होती है, ठीक है ना, समझ में आई बात। बोन्स, बोन्स एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इंपॉर्टेंट की बात करें तो हार्ट, हार्ट, किडनी, किडनी, ठीक है, यूरेटर, ये सब मीजोडर्म से फॉर्म होते हैं। एंडोडर्म की बात करें, एंडोडर्म, तो एंडोडर्म में फॉर्म होने में मतलब एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एपिथेलियल, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, लीवर फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट में बात करें तो पेंक्रियाज फॉर्म होता है, पेंक्रियाज फॉर्म होता है, थायराइड, ठीक है, ये कुछ ग्लैंड फॉर्म होती है। ये सब मैंने आपको थोड़ा सा रफली बता दिया, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। एक्टोडर्म से आउटर स्किन, हेयर, नेल्स, नर्वस सिस्टम, ये सब है। मीजोडर्म से मसल हो गया, बोन्स हो गए, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट, ये सब हो गए। एंडोडर्म से एपिथेलियल लाइनिंग, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज एंड थायराइड हो गए, ठीक है। चलो जी, ये अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इनर सेल मास चल रहा था हमारा, द इनर सेल मास, द इनर सेल मास contains स्टेम सेल्स, जो इनर सेल मास है उसमें स्टेम सेल होती हैं। स्टेम सेल क्या है, मतलब उनमें एक तरह का आप ये मान सकते हो कि एक ऐसी कैपेसिटी है जो आगे जाके सभी तरह के टिश्यू और ऑर्गन, बॉडी के सभी तरह के टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म कर सकती है। स्टेम सेल्स विच पॉजेज, which possess the potency to differentiate
into any tissue or organ in the body। ठीक है, मतलब जो इनर सेल मास है उसमें जो स्टेम सेल होती हैं वो सभी तरह के उत्तक और अंगों को में विभेदित हो सकती है। ठीक है ना, ये है। अब हम बात करेंगे गर्भकाल की, जेस्टेशन पीरियड की। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड। तो अगर हम बात करें इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, इन ह्यूमन दिस लास्ट फॉर 9 मंथ। 9 महीने का गर्भकाल होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। उसको एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया गया है, कौन कौन सा मंथ या वीक वाइज किस तरह से डेवलपमेंट होता है एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ में फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये एक फर्स्ट साइन है जिसे हार्ट शुड बाय स्टेथोस्कोप, मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसकी हार्ट बीट डॉक्टर स्टेथोस्कोप से डिटेक्ट करता है। फर्स्ट मंथ में डिटेक्शन होने लग जाता है। ठीक है, हार्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और हार्ट बीट स्टेथोस्कोप के थ्रू डिटेक्ट होने लग जाती है। मतलब स्टेथोस्कोप जो आला है उससे डॉक्टर क्या करता है, उन धड़कनों को पहचान सकता है। फिर आता है सेकेंड मंथ में डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब पाद और अंगुलियां विकसित होते हैं। देन 12 वीक्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, उसमें क्या होता है, मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल्स आर वेल डेवलप्ड। जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल्स, बाह्य जननांग विकसित होने लग जाते हैं और अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। फिर आता है 5 मंथ में फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट करने लग जाता है। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, सर पर बाल दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, सर पर बाल दिखाई दे जाने। फिर आता है 24 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसमें होती है बॉडी कवर्ड इन फाइन हेयर, बॉडी पर फाइन हेयर आ जाते हैं। आईलिड्स सेपरेट, पलकें अलग हो जाती हैं। देन आईलैशेस फॉर्म, एनसीईआरटी जैसे बरौनियां कह रही हिंदी में, बरौनियां बनने लग जाती हैं। ठीक है, आप इस टेबल को देख सकते हो। देन आता है 9th मंथ में फीटस इज फुली डेवलप हो जाता है एंड रेडी टू पर्ट्यूरिएशन, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस तरह से है। ठीक है, ये पूरा डेवलपमेंट इस तरह से होता है। समझ में आई बात? ये है इसका डेवलपमेंट, जिसे हम याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए हॉट से याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज की जा सकती है। हॉट टू लिम्का मूव 6 स्प्राइट, हॉट टू लिम्का मूव 6 स्प्राइट। हॉट यानी फर्स्ट मंथ की बात करें, फर्स्ट मंथ हॉट के एच से हार्ट डेवलप होता है। देन सेकेंड मंथ की बात करें, ठीक है, तो मूव्स यानी मूवमेंट होने लगता है, मींस लिम्स डेवलप हो जाते हैं। देन आगे हम देखें फिफ्थ जो मंथ है, फिफ्थ मंथ में फीटल मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, फीटल मूवमेंट। देन सिक्स्थ जो मंथ है उसमें सेपरेशन ऑफ आईलिड्स का सेपरेशन हो जाता है और बरोनिया बन जाती है। ये पूरा डेवलपमेंट है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि टाइम वाइज पूछ लिया जाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में
पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आगे हम देखें, अगर आगे देखें हम तो एक चीज एनसीईआरटी ने क्वेश्चन की फॉर्म में यहां पर दी है कि प्रेगनेंसी ऑफ डॉग्स, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क डाला है, डॉग्स कुत्ते की, देन एलिफेंट्स एंड कैट्स, इनकी प्रेगनेंसी का पीरियड पूछा है, ध्यान रखना। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, डॉग्स की बात करें तो 63 डेज अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 63 डेज, इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 2 मंथ, लगभग 2 महीने। एलिफेंट की बात करें तो ध्यान रखना, एलिफेंट के लिए 660 डेज, इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 22 मंथ्स, 22 मंथ्स। कैट की बात करें तो 60 to 65 डेज, इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स। ये इन तीनों का मैंने आपको बता दिया है जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखोगे जो एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रखे हैं वो भी हम इन क्लास में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं अगले पोर्शन पर जिसमें आता है पर्ट्यूरिएशन यानी प्रसव, ठीक है। चलो, पर्ट्यूरिएशन यानी प्रसव, ये यहाँ थोड़ा सा पीपीटी मेकिंग में एडिटिंग टीम जो है उन्होंने एरर कर दी, तो यहाँ पर आएगा पर्ट्यूरिएशन एंड लैक्टेशन, पर्ट्यूरिएशन एंड लैक्टेशन आएगा, अर्थात प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण, ठीक है। चलो जी, पर्ट्यूरिएशन, प्रसव की बात करें, पर्ट्यूरिएशन क्या है, तो डेफिनेशन की बात करें तो पर्ट्यूरिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी of the fetus, it means childbirth at the end of प्रेगनेंसी, समझे, मतलब प्रेगनेंसी के एंड होने पर जो फीटस है उसकी डिलीवरी होना पर्ट्यूरिएशन है, प्रसव है। फिर हम बात करें लैक्टेशन, दुग्ध स्त्रवण क्या है, लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क by mammary glands to feed the newborn baby, ठीक है। मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होना ताकि मेमोरी ग्लैंड के थ्रू, ताकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको वो मिल्क मिल सके, ये है दुग्ध स्त्रवण, लैक्टेशन। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आगे एनसीईआरटी यहां पर एक मेंशन कर रही है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। तो पर्ट्यूरिएशन, ध्यान रखना, is induced by a complex neuroendocrine mechanism, neuroendocrine mechanism, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है ना।
जो पर्टुरिएशन की प्रोसेस है उसको एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, जो यूटेराइन लेयर है, जो मसल्स हैं, वो सिग्नल, वहां पर सिग्नल जाते हैं। तो द सिग्नल्स फॉर चाइल्ड बर्थ originate from two sources। मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए जो सिग्नल्स हैं वो दो सोर्सेस से ओरिजिनेट होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं वहां पर? तो द डेवलप्ड फुल्ली डेवलप्ड फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस के थ्रू एंड प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो हम देखें यहां पर सबसे पहले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसे हिंदी में एनसीईआरटी ने कहा है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त ये सिग्नल्स हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी कह रही है दीज सिग्नल्स इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, मतलब ये जो सिग्नल है ये हल्के जो यूटेराइन या गर्भाशयी संकुचनों को प्रेरित करते हैं। हल्के गर्भाशयी, सबसे पहले हल्के गर्भाशयी संकुचनों को प्रेरित किया जाता है। अब इसके बाद एनसीईआरटी क्या कह रही है? दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द, कहां से? मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। हम पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूजफुल है रिलीज होते हैं, कौन से एंटीरियर पार्ट से होते हैं एंड कौन से पोस्टीरियर पार्ट से होते हैं, उनको हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, पहले तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन करता क्या है? तो यहां हम देखें ऑक्सीटोसिन acts on the uterine muscles causing, यूटेराइन मसल पर एक्ट करता है causing stronger contraction। मतलब ऑक्सीटोसिन की वजह से जो यूटेराइन मसल है उन पर स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं। ठीक है, संकुचन जो है वो बहुत तेजी से होने लग जाते हैं। मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो गर्भाशयी पेशियों पर कार्य करता है, जिसकी वजह से जोर जोर से गर्भाशयी संकुचन होने लग जाते हैं, पैदा होने लग जाते हैं। अब इन स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है? तो स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट
further secretion of ऑक्सीटोसिन। मतलब ये जो स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़े उससे ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस ऑक्सीटोसिन के रिलीज बढ़ने से क्या होगा, ये सीधी सी बात है, दिस स्टिमुलेट्स रिफ्लेक्स continues leading to increasingly powerful contractions, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, एंड द expulsion of the baby through the birth canal। मतलब ये जो उत्तेजक प्रतिवर्त कंटिन्यू रहेंगे, जारी रहेंगे, इससे होगा क्या, संकुचन और तेज होंगे, गर्भाशय में संकुचन और तेज होने से शिशु गर्भाशय से जनन नाल के द्वारा बाहर आ जाएगा, बर्थ कैनाल या जनन नाल के द्वारा बाहर आ जाएगा। अब यहां पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन और डाल रही है छोटा सा। वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो सीधी सी बात है, मतलब डॉक्टर डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए क्या इंजेक्ट करते हैं, तो यहां पर नॉर्मल सा आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। क्या इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं भी। अब सीधी सी बात है, मतलब बर्थ कैनाल के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग है वो बाहर आ गया है, शॉर्टली आफ्टर द infant is delivered। ठीक है, इन्फेंट डिलीवरी हो गई है, डिलीवर हो गया है, द प्लेसेंटा is also expelled from the यूट्रस। प्लेसेंटा और जो अम्बेलिकल कोड, प्लेसेंटा के आगे का पार्ट जो अम्बेलिकल कोड है वो अटैच रहता है, ठीक है ना, उस इन्फेंट से अटैच रहता है, उसको बाद में डॉक्टर्स कट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, मेमोरी ग्लैंड भी एक्टिव हो चुकी है, प्रेगनेंसी के थ्रू एक्टिव हो गई थी। ठीक है, एंड डिलीवरी से पहले इनमें मिल्क रिलीज होने लग जाता है, तो मेमोरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड begin producing milk। ठीक है, ड्यूरिंग मिल्क towards the end of प्रेगनेंसी।
towards the end of pregnancy, and this is called, this process is called lactation. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। मतलब जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, मतलब सहगर्भता के दौरान कई बदलाव होते हैं, कई चेंजेस होते हैं। और सहगर्भता का अंत जब आता है, उस अंत तक, मतलब 9th मंथ जब आता है, उस अंत तक इन मेमोरी ग्लैंड्स में दूध आने या दुग्ध आने लग जाता है। इसे कहते हैं दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन। इसे क्या कहा जाता है? दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहा जाता है। समझ में आई बात? अब बात करें, ये जो मिल्क है, ये मिल्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो शुरुआती दिन होते हैं उनमें मिल्क को कहा जाता है कोलेस्ट्रम, स्तन्य खीस, प्रथम स्तन्य खीस कहा जाता है। जो शिशु या नया जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे एग्जाम्स में भी कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रम। तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। हिंदी में जिसे कहते हैं प्रथम स्तन्य या खीस भी कहा जाता है। ठीक है। विच, इसमें क्या है? विच एंटीबॉडीज होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी या जो ऑफ स्प्रिंग है उसके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, उसकी हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, सेवरल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी में कौन सा? स्पेशली आईजीए, स्पेशली आईजीए। ठीक है, ये एंटीबॉडी। तो विच essential for the newborns baby, for the newborns baby। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां पर एक हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है। मैंने डायग्राम के साथ पहले डिस्कस किया है। ठीक है, प्रोलैक्टिन इज ए, नेचर भी हमने डिस्कस किया था, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय द anterior pituitary gland, which is, किसके लिए है? which is essential या which is responsible for memory gland growth। तो which is responsible for the growth of memory glands and मिल्क फॉर्मेशन। तो प्रोलैक्टिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ध्यान रखना, पेप्टाइड नेचर है इसका और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से ये रिलीज होता है। ठीक है, ये है पूरा चैप्टर। यहां पर चैप्टर पूरा एंड हो जाता है। अब हम इस पोर्शन से रिलेटेड जो
PYQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर एमनियन डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो जो स्तनधारियों का एम्ब्रियो है उसका एमनियन पार्ट जो है वो कहाँ से डेराइव होता है, कहाँ से फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपको एमनियन यहाँ से समझना होगा। हम पीछे डायग्राम पर आते हैं, एक बार पीछे डायग्राम पर आएंगे जहाँ हमने डायग्राम डिस्कस किया था, ये रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, ये इसका एमनियन पार्ट है, ये एमनियन लेयर है। ठीक है ना, ये एमनियन मैंने हाईलाइट किया है, ये एमनियन है। ठीक है, ये कहाँ से डेराइव होता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मीजोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, नहीं भैया। सेकंड ऑप्शन दिया है एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, नहीं। थर्ड ऑप्शन दिया है एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ये बिल्कुल सही है। एमनियन जो है वो एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से डेवलप होता है, डेराइव होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी नीट 2018 प्लेसेंटल हार्मोन से है। क्वेश्चन है हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो आप अभी पढ़ चुके हो, पढ़ के आए हैं हम पीछे। हमने देखा कौन कौन से हार्मोन थे, HCG था, HPL था और एस्ट्रोजन था, देन प्रोजेस्ट्रोजेंस थे। तो यहाँ पर देखते हैं HCG ठीक है, HPL ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट नीट 2022 फेज सेकंड का क्वेश्चन है। थायरोक्सिन लेवल से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन एसर्शन रीजन की फॉर्म में है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मैटरनल ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल होता है भैया, राइट है। रीजन देख रखा है प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, बिल्कुल मदर में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, ये भी राइट है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये मतलब ए का जो एसर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट है इसके लिए। ठीक है, ए वाला इसके लिए बिल्कुल राइट है भैया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर माइलस्टोन पर है। इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12th वीक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व होता है? फर्स्ट दिया आईलाइड्स एंड आईलैशेज आर फॉर्म्ड। सेकंड मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। थर्ड द हेड इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। फोर्थ दिया मूवमेंट ऑफ द फीटस। हम एक बार पीछे बैक जाकर हमारी टेबल से डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये रही हमारी टेबल। यहाँ पर 12th वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्लियरली दे रखा है। मोस्ट मेजर ऑर्गन्स सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें सही होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। बी ऑप्शन राइट आएगा इसमें। ठीक है, समझ में आई बात आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, रिलैक्सिन सीक्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बताओ देखें, हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बताओ। देखो इसको, यहां पर कार्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी का पार्ट है, कार्पस ल्यूटियम ओवरी का पार्ट है, वो इसको रिलीज करेगा, कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोलेस्ट्रम से, अभी जो हमने लास्ट किया, ठीक है। एसर्शन दिया है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड टू इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर बिगिनिंग ए हेल्दी बेबी। मतलब जो शुरुआती कोलेस्ट्रम है, शुरुआती जो मिल्क है, वो बेबी के लिए मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्पफुल है उसकी हेल्थ के लिए। रीजन दिया है कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बोर्न बेबी। कोलेस्ट्रम जो होता है वो, उसमें बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास। हमारे लिए यहाँ पर आएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है पर्ट्यूरेशन इनिशिएशन से रिलेटेड। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पर्ट्यूरेशन इन ह्यूमन। इसमें दिया है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, फिर दिया है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, देन सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। मतलब कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है जो ह्यूमन में पर्ट्यूरेशन के लिए हेल्पफुल हो। तो इसमें हमारा आंसर आएगा रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पर्ट्यूरेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हार्मोनल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। नीट 2016 का क्वेश्चन है। कौन प्रोड्यूस करता है? तो भैया प्लेसेंटा, सीधा सीधा दिया हुआ है, प्लेसेंटा के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने किए क्वेश्चन। ये था हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप आपके अपने YouTube चैनल वीपाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वाले अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में बताइए, ठीक है। इस चैनल पर आपको मिलता क्या है? इस चैनल पर स्पेशली बायोलॉजी का कंटेंट आपको मिलता है। हम आपके लिए इन डिटेल नोट्स लेकर आते हैं। आपको यहाँ पर हमारे वीडियोस लंबे ज़रूर होते हैं, सब टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, लंबे ज़रूर होते हैं लेकिन बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। साथ ही साथ आपके लिए एग्जाम में बड़े हेल्पफुल हैं। आपने अगर एक चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा तो उस चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। NCERT प्लस एक्स्ट्रा, साथ ही साथ PYQs, आपकी पूरी तैयारी होती है इस चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोबारा आपसे कहूँगा, वीडियो का जो कंटेंट जो हम यहाँ पढ़ते हैं क्लास में, वो PDF की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल वीपाइज एजुकेशन पर मिलेगा। तो वीपाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पर पूरी क्लास का PDF मिल जाए। वीपाइज के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।